मॉर्निंग। आजकल हम लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़ रहे हैं। ये लेसन कल से स्टार्ट है। इसमें आपने कल देखा था समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में, अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में कल इसमें हम लोगों ने पढ़ा था। आज नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम। इसमें सबसे पहले मेल्स जो साइंटिस्ट गुजरे हैं उन्होंने ये बताया कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी यानी जिसके आर पार आप देख सके, ऐसे माध्यम के पृष्ठ से जब परावर्तित होता है तो वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। यानी कुछ हिस्सा उसका समतल ध्रुवित, आंशिक रूप से वो समतल ध्रुवित हो जाता है। बाद में ब्रूस्टर ने यह बताया कि जो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा होती है वो आपतन कोण पर निर्भर करती है। एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है तथा इसके जो कंपन होते हैं इसके आपतन तल के लंबवत होते हैं। ये ब्रूस्टर ने बताया कि कंपन हमेशा आपतन तल के लंबवत होंगे परावर्तित प्रकाश में, और जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है और उसके कंपन आंशिक रूप से आपतन तल के लंबवत तथा पूर्ण रूप से आपतन तल के समानांतर होते हैं। इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं और इसको आईपी से दिखा दिया जाता है। पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक n और ध्रुवण कोण आईपी के बीच में जो रिलेशन है वो है n बराबर tan IP। n बराबर tan I। ये ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। ये नियम ब्रूस्टर ने बताया था। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसा फिगर में दिखाया गया, यो जो इधर से लाइट की जाती हुई आपको दिखाई दे रही है ये समतल ध्रुवित प्रकाश आपका है, ये परावर्तित किरण है। कुछ भाग जो अपवर्तित हो रहा है वो ये दिखाया जा रहा है। ये अपवर्तित प्रकाश इधर जा रहा है, इसको दिखाया जा रहा है। अपवर्तित प्रकाश यानी QS से और परावर्तित को QR से आप दिखा रहे हैं। इनका जो आपतन कोण यहाँ पर लिया गया वो ये ध्रुवण कोण, ये IP लिया गया। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक है, अब प्रकाश देख रहे हैं आप, वायु से कांच में जा रहा है, ये वायु है और ये कांच है। तो n की वैल्यू ब्रूस्टर के हिसाब से n बराबर हो गया किसके, n बराबर हो गया tan IP के। वायु और कांच के लिए इसकी वैल्यू 57 डिग्री होती है। तो ब्रूस्टर ने एक रिजल्ट ये निकाला कि जब प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर गिरता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ब्रूस्टर ने ये बताया। यानी इनके और इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 अंश होगा। इसको भी सिद्ध करके देखना है कि परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच बनने वाला कोण, यानी परावर्तित और अपवर्तित किरणें हैं जो एक दूसरे पे लंबवत हों। इसके लिए यहाँ जैसा फिगर में आप देख रहे हैं PQ ये हमारी आपतित किरण है, ये PQ ये आपतित किरण आपको दिखाई दे रही है। QR ये परावर्तित किरण हो गई और ये जो QS है ये अपवर्तित किरण है। इसको अपवर्तित किरण दिखाया जा रहा है। XY पृष्ठ XY लिया गया है। इस पर जो आपतन कोण है वो आपतन कोण ये IP से दिखाया जा रहा है। आपतन कोण की वैल्यू IP है और अपवर्तन कोण आप देख रहे हैं फिगर में। अपवर्तन कोण किसके बराबर है, यहाँ अपवर्तन कोण बराबर है R के। R मान लिया गया, ये अपवर्तन कोण ये R के बराबर है। अब आप स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल के नियम के हिसाब से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी n बराबर हो जाएगा sin IP अपॉन sin R। इसको लगा दीजिए। n क्या है यहाँ, n वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। अब ब्रूस्टर क्या कहते हैं, ब्रूस्टर के हिसाब से जो n है यानी अपवर्तनांक है वो किसके बराबर होता है,
ब्रूस्टर के हिसाब से n की वैल्यू बराबर होती है 10IP के, तो n इज इक्वल टू 10IP। इसको ले लीजिए, 10 की वैल्यू को खोल दीजिए, 10IP का मतलब sin IP अपॉन cos IP, और इसको बराबर कर दीजिए स्नेल के नियम से जो वैल्यू आपको मिली है sin IP बाई r, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं sin IP और sin IP ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल है, तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा cos IP इज इक्वल टू cos r। अब cos की वैल्यू को sin के टर्म में या sin को cos के टर्म में आपको चेंज करना है, दोनों एक जैसे जब होंगे तभी sin और cos हट पाएंगे। तो sin r जो आप देख रहे हैं, इस sin r को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस r। sin r की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस r, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। तो जब इधर भी cos हो जाएगा और ये cos IP के बराबर है, cos IP ये बराबर है इसके, तो दोनों तरफ से cos cos हट जाएंगे। cos हटने का मतलब क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा IP इज इक्वल टू 90 माइनस R, ये मिल जाएगा। R को ट्रांसफर कर दीजिए, तो IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। IP और R का जो आप देख रहे हैं जोड़, वो 90 अंश आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये निकला कि परावर्तित किरण जो आपकी QR और जो ये आपकी अपवर्तित किरण है QS, ये एक दूसरे पर लंब हैं, ये प्रूव यहाँ पर हो जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि IP प्लस R 90 डिग्री है, तो कैसे ये 90 डिग्री यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए IP प्लस R 90 डिग्री यहाँ पर जब आपका आ गया, तो IP प्लस R 90 मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर जो ये IP और ये R, इनका सम आपने 90 डिग्री ले लिया, तो 180 में से 90 माइनस कीजिए, बचा हुआ एंगल क्या मिलेगा 90। तो इस QR और QS के बीच जो एंगल बचेगा वो 90 डिग्री बचेगा। यानी ये कहेंगे हम कि परावर्तित किरण QR और अपवर्तित किरण QS एक दूसरे पर लंबवत हैं। अगर ये प्रूव करने के लिए पूछे तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन और यहाँ से देख लें, पीछे आप पढ़ चुके हैं क्रांतिक कोण में कि अपवर्तनांक बराबर होता है किसी भी जो माध्यम का, जो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक n है वो किसके बराबर होता है, 1/sin c के बराबर। n इज इक्वल टू 1/sin c, ये आप यहाँ पर ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 1/sin c, और n बराबर है 10IP के, तो दोनों को बराबर कर दें, तो 1/sin c बराबर 10IP हो जाएगा, या sin c बराबर cot IP। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह कहीं लगाने के लिए मिल सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा रिजल्ट को। अब नेक्स्ट है मेल्स का नियम। मेल्स के नियम क्या कहता है, इस नियम के हिसाब से जब किसी ध्रुवक से आने वाली, ध्रुवक मीन्स क्या, जो आपने कल टूरमैलिन क्रिस्टल में देखा था, दो क्रिस्टल आपने लिए थे, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर। पोलराइजर जो ध्रुवक था और एनालाइजर जो था विश्लेषक था। तो किसी भी ध्रुवक यानी पोलराइजर से जो प्रकाश आने वाला जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित प्रकाश अगर किसी विश्लेषक पर गिराया जाए, ये यूँ कहते हैं किसी विश्लेषक पर अगर ये गिर रहा है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण की कॉस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यह है मेल्स का नियम। विश्लेषक से जो प्रकाश आपका जो निकल रहा है वो ध्रुवण दिशा और विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के जो वैद्युत वेक्टर की है उनके बीच जो कोण बनेगा उसके कॉस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ये ध्यान रखना है। यानी इस नियम से अगर हम ये मान लें कि विश्लेषक पर जो प्रकाश गिर रहा है उस गिरने वाले प्रकाश को की तीव्रता को अगर I0 मान लिया जाए और विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं का जो बीच एंगल बन रहा है अगर उसको थीटा मान लिया जाए, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तब विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा ये होगी। ये आपको सिद्ध करना है, ये मेल्स ने जो नियम दिया। तो इसको सिद्ध करने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम कोई एक विश्लेषक पोलराइड पर गिरने वाला यानी एनालाइजर पर जो प्रकाश गिर रहा है उसको हम देख रहे हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश एनालाइजर पर विश्लेषक पर आ रहा है। उसके जो वैद्युत वेक्टर के कंपन का आयाम a मान लिया गया तथा इसकी दिशा
और विश्लेषक पोलराइड की ध्रुवण दिशा के बीच जो एंगल है वो थीटा मान लिया गया। जैसे यहाँ फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ये एंगल हमने मान लिया यहाँ पर थीटा, ये एंगल थीटा है और ये आयाम मान लिया। ये विश्लेषक पर आप देख रहे हैं, इससे ये थीटा अंश के कोण पर इधर ये आयाम आपको दिखाया जा रहा है ए। अब इस ए को जो आयाम आप लिए हुए हैं इसको दो भागों में बांट दीजिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में। तो एक घटक इसका हो जाएगा क्षैतिज ए कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर ए साइन थीटा। जो लंबवत घटक होगा, ये कह दे लंबवत, तो ए साइन थीटा हो गया, और जो समानांतर इस होगा वो ए कॉस थीटा हो गया। किसके समानांतर आप देख रहे हैं? पोलराइड की ध्रुवण दिशा के समानांतर। पोलराइड की ध्रुवण दिशा कौन सी है? ये, इसके समानांतर आपको ये मिल रहा है ए कॉस थीटा, और इसके लंबवत ये मिल रहा है ए साइन थीटा। तो अब लंबवत घटक जो है वो इस पोलराइड में से पास हो नहीं पाएगा, रोक दिया जाएगा, यानी ए साइन थीटा जो लंबवत घटक है वो इसमें से पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें से गुजरेगा कौन सा? इसमें से ए कॉस थीटा, यही केवल पास हो पाएगा। तो विश्लेषक पोलराइड से जो प्रकाश निकल रहा है, निर्गत प्रकाश की अगर तीव्रता देखना चाहते हैं आप, इंटेंसिटी, तो किसके बराबर होगी? आई प्रोपोर्शनल ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। तो ये बराबर हो गया आई प्रोपोर्शनल ए कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट के ले लिया गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो आई बराबर के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाता है। अब जे आप मान लीजिए अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता को आई नॉट से शो कर दिया जाए और वो बराबर के ए स्क्वायर के हो, तो ये के ए स्क्वायर के स्थान पर आप आई नॉट ले लेंगे, तो आई बराबर आपको मिल जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हो जाता है, जो मैं इसने बताया उसको यहाँ पर आप प्रूफ कर सकते हैं इस प्रकार से। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखना है आपको। सबसे पहली जो कंडीशन यहाँ पर दी जा रही है वो कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन के हिसाब से यदि ध्रुवक तथा विश्लेषक एक दूसरे के समानांतर हो, यानी जो थीटा आप ले रहे हैं ये 0 डिग्री हो या 180 अंश हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 होगी तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू अगर 0 लेंगे तब भी 1 होगा, 180 लेंगे तब भी 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब 1 होगी तो ये हट जाएगा और आई बराबर मिल जाएगा आई नॉट के। यानी ध्रुवक तथा विश्लेषक अगर समांतर हैं तो विश्लेषक से जो भी प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता वही होगी जो इस पर ध्रुवक से आपतित है। जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होगी वही वहाँ से निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। कंडीशन नंबर 2, अब देखिए, अब मान लीजिए ध्रुवक और विश्लेषक अगर एक दूसरे के लंबवत है, अगर ये 90 डिग्री पर है तो कॉस थीटा की वैल्यू अब आपको 90 लेना है, और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते हैं कि 0 होती है, तो कॉस 90 0 का मतलब कॉस स्क्वायर 90 भी 0, यानी आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी ये दोनों अगर लंबवत हैं, ध्रुवक और विश्लेषक, तो इसमें से जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता 0 होगी, यानी निर्गत प्रकाश जो होगा निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 मिल जाएगी। 2 कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन ये कहती है यदि ध्रुवक नहीं है, अगर ध्रुवक है ही नहीं वहाँ, अब आपतित प्रकाश जो है वो अध्रुवित है, तब आई जो होगा, आई की जो वैल्यू होगी वो हाफ आई नॉट के बराबर होगी, अर्थात विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता इस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की आधी होती है। इसके लिए हम ये मान लेते हैं, मानिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता फिर वही आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डैश से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर हमने थीटा डैश जो लिया हुआ है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा और विश्लेषक के निर्गत तल के बीच का जो कोण है उसको थीटा डैश से दिखा रहे हैं। तो मेल्स के नियम से विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो बराबर किसकी हो जाएगी? वो बराबर हो जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डैश। चूँकि आपतित प्रकाश अध्रुवित है, जो प्रकाश पड़ रहा है अध्रुवित है,
तो इसके वैद्युत वेक्टर के संचलन की दिशा में जो दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में ये अतिरिक्त कंपन करेंगे, कंपन आपको मिलेंगे रैंडमली हर डायरेक्शन में। चूँकि आध्रुवित प्रकाश आप ले रहे हैं तो कंपन हर दिशा में होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे केस में कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू ली जाती है और इसका जो औसत मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा का वो हाफ होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डैश जो आप ले रहे हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा डैश के स्थान पर हाफ रख दिया जाएगा एवरेज वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ आई नॉट। इसका मतलब ये शून्य अवशोषण विश्लेषक अथवा ध्रुवक अधिकतम निर्गमन 50% तक दे सकता है। ये कंडीशन नंबर 3 थी। अब इसमें लास्ट टॉपिक एक और, पोलराइड के समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन इन डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइड। ये देखना है पोलराइड की सहायता से ये ज्ञात किया जा सकता है कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है अथवा पूरी तरह से ध्रुवित है। इसके लिए दिए गए प्रकाश के एक पोलराइड में से गुजारते हैं। पोलराइड से गुजारने के बाद निर्गत प्रकाश को देखते हुए पोलराइड को आपतित प्रकाश के परितः घुमाते हैं। अब अगर पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने में किसी भी स्थिति में जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो क्या कहिएगा कि जो प्रकाश आपका है वो अध्रुवित है। अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता एक जैसी दिखाई देगी। दूसरी कंडीशन, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, यानी पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने में 2 बार तीव्रता अधिकतम हो जाती है और 2 बार शून्य हो जाती है, तो दिया गया प्रकाश जो हमारा है वो समतल ध्रुवित है, समतल ध्रुवित प्रकाश। तीसरा, यदि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन पोलराइड की किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती, तो दिया गया प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित है। तो ये यहाँ तक इसको ध्यान में आप रखेंगे।